जबकि आप हमें कॉस्ट इनकम करके दे रहे हैं 17,000। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या हुआ? स्टैंडर्ड कॉस्ट होती क्या है? सबसे पहले होता है बजट। कि आप चाहते थे कि आप 200 यूनिट्स बनाएं, आपने प्रोडक्शन मैनेजर को ये असाइनमेंट दी कि यू नीड टू प्रिपेयर 200 यूनिट्स एंड द कॉस्ट ऑफ दोज यूनिट्स शुड बी 20,000, यानी कि एट द रेट ऑफ 100 ईच। लेकिन एक्चुअली तौर पे प्रोडक्शन मैनेजर ने 150 यूनिट बनाए जिसकी कॉस्ट उसने इनकर की 17,000, एंड ही हैज डिमांडेड फ्रॉम द चीफ एग्जीक्यूटिव basically that I want a bonus of 3,000. Then we called our accountant, chartered accountant, and he came and he said that if he has produced 150 units, which is less than the budget which we have asked for, then he should have produced it at a standard cost of 15,000. तो standard हमेशा actual units पर बनाया जाता है। Standard हमेशा किस पे बनाया जाता है? Actual units पर। तो standard हमेशा actual units पर calculate किया जाता है। तो actual units कितने बनाए थे उसने? 150 के हिसाब से उसको 1 यूनिट का खर्चा कितना करना चाहिए था? असूलन 100। तो उसकी कॉस्ट आनी चाहिए थी 15,000। हमने उससे कहा भाई आप 3,000 रुपए का बोनस जो मांग रहे हो वो गलत मांग रहे हो, आपने तो बल्कि 2,000 का नुकसान किया है, क्योंकि आपकी कॉस्ट आनी चाहिए थी 15,000, जबकि आप कॉस्ट कैलकुलेट एक्चुअली तौर पे जो हमें कॉस्ट पड़ रही है 150 यूनिट बनाने की 17,000 पड़ रही है। तो मेरा सवाल ये आदि आपसे कि ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है? जो उसने बना के दिया हमें यूनिट्स, ये हमारे लिए फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है? नुकसान हुआ सर। नुकसान हुआ है। तो बेसिकली this is basically standard cost, and that is the reason to go for standard cost, because standard costing is basically we calculate standard cost to compare it with the actual। और हमें ये पता चला कि हमारा 2000, इसे कहते हैं वेरिएंस, 2000 वेरिएंस निकला है जो कि एडवर्स है। एडवर्स का मतलब क्या है? अनफेवरेबल है। अगर वो खर्चा इससे कम करता तो फिर हम कहते हैं कि वो हमारे लिए फेवरेबल होता, लेकिन जितनी कॉस्ट आनी चाहिए थी स्टैंडर्ड के हिसाब से उसने खर्चा उस पर उससे ज्यादा किया, तो वो जाहिर बात है कि हमारा फेवर एडवर्स वेरिएंस आएगा या 2,000 रुपए का हमें लॉस होगा। तो दैट इज द पर्पस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इट इज यूज्ड फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट। इस तरीके से हम बता के कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या वजूहात हुई, क्या रीजंस अकर हुए जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट जो है वो कम हुई है, कॉस्ट ज्यादा लगी है, और फिर हम करेक्टिव एक्शंस लेंगे उस कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए। कॉस्ट रिडक्शन मेजर्स हम लेंगे, कहाँ कहाँ हमारा वेस्टेज हुई है और हमारी कॉस्ट क्यों हमारे नॉर्मल जो स्टैंडर्ड है उससे ज्यादा आ रही है। तो हम एग्जांपल और देखते हैं इसकी मजीद कि जी जैनब ने कहा जी कि मैं ना बिजनेस के अंदर जो है ना, एक सेकेंड, बिजनेस में जो मार्क्स में लूंगी ना इंशाल्लाह 50% नंबर तो मैं ले ही लूंगी आसानी के साथ, और इकोनॉमिक्स में जो है वो या लॉ में मेरे मार्क्स तकरीबन जो है ना वो 60% आ जाएंगे। और अकाउंटिंग तो सारी बात है, सर हारिस पढ़ाते हैं उसको तो मैंने उड़ा के रख देना है, तो उसमें तो मेरे इंशाल्लाह ताला पक्की बात है कि जो है वो 80% नंबर तो आ ही जाएंगे, पक्की बात है। टीचर ही बहुत अच्छा है, क्या कर सकते हैं। ये हमने क्या दिया जी? हमने ये बनाया जी, हमने स्टैंडर्ड रखा कि हम इस स्टैंडर्ड के तहत अपनी पोजीशन हासिल करना चाहते हैं, हमने ये स्टैंडर्ड रख लिए। एक्चुअल में क्या हुआ? बिजनेस में उसके नंबर जो आए वो आए 45%, अकाउंटिंग में फेल होगी, में नंबर 50% आ गए, और अकाउंटिंग में माशाल्लाह 90% नंबर ला लिया, यानी पेपर फाड़ दिया उसने पकड़ के, तबाही हम सर फेल होगी होगी अकाउंटिंग में, 90 कहाँ से आएंगे उसके? अच्छा जी, तो क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस के हिसाब से जो उसके 45% नंबर आए हैं ये बेसिकली एडवर्स है, नुकसान हुआ इसको। इधर भी एडवर्स है, अनफेवरेबल है, लेकिन यहां पर उसका वेरिएंस निकल रहा है वो बेसिकली फेवरेबल है, क्योंकि जो उसने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज्यादा रिस्पॉन्स मिली है मार्क्स के अंदर। इसी तरह हम कॉस्टिंग में स्टैंडर्ड कॉस्ट इज ए यूनिट कॉन्सेप्ट। हम ये देखते हैं कि हमारे एक यूनिट पर मटेरियल का खर्चा कितना होगा? $4 का, लेबर का खर्चा कितना होगा? $5 का, और ओवरहेड्स जो हैं वो हमारे लगेंगे $2 के। एक यूनिट पर टोटल कॉस्ट कितनी हमारी आनी चाहिए स्टैंडर्ड के हिसाब से? $11।
अब जब हमने एक्चुअली तौर पे देखा तो एक्चुअल में हमारे मटेरियल पे लग रहे हैं $5, लेबर पे लग रहे हैं $3, ओवरहेड पे लग रहे हैं हमारे $4। तो हमारी जो कॉस्ट एक्चुअल कितनी आ रही है वो 11 आ रही है। तो भाई हमें बेसिकली $1 का हमारा जो वेरिएंस निकल रहा है, इसे वेरिएंस कहते हैं, वो अनफेवरेबल है, एडवर्स है, हमें नुकसान हो रहा है इतने का। ठीक है जी, आप तो चाहेंगे कि ये जो एक्चुअल $5 मटेरियल के लगे हैं ये 4 होने चाहिए, ये जो $4 लगे हैं ये 2 होने चाहिए, ये जो $3 लगे हैं ये 5 होने चाहिए। और नहीं भाई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये तो ठीक है, ये तो अच्छा हुआ हमने कॉस्ट कंट्रोल कर ली हुई है। बल्कि अगर हम मटेरियल की $5 को $4 पे ले जाते हैं ना, हम कहेंगे भाई 4 क्यों लगता है, 3 लगे, 3.5 लगे, 3 लगे, कम लगे। और तो बेसिकली कॉस्टिंग में क्या होता है, हम कॉस्ट कंटेनमेंट करके, जो वाइज मैनेजर्स होते हैं, दे वांट टू सेव, दे वांट टू इंक्रीज प्रॉफिट बाय सेविंग द कॉस्ट। कॉस्ट सेविंग करके हम प्रॉफिट को बढ़ाते हैं। देखो, अगर मेरी और हादी की दही बल्ले की दुकान है और हमारे साथ कंपटीशन में एक और दही बल्ले वाला खुला हुआ है, वो कहता है जी कि आप अपना जो है ना वो उसने अपनी क्या कहते हैं दही बल्ले की प्लेट सस्ती कर दी है। हम कहते हैं यार हमारी तो क्वालिटी ज्यादा है, हम और महंगी कर देते हैं। ठीक है जी, हमें खर्चा ज्यादा आ रहा है, हम महंगी कर देते हैं। तो क्या हमारा अपने उसी प्रॉफिट को बरकरार रखने के लिए क्या हम सही काम कर रहे हैं? इन ऑर्डर टू गेट द सेम प्रॉफिट, इट इज नॉट वाइज टू इंक्रीज द सेल प्राइस, you need to decrease the cost, and this is a continuous process. Cost reduction, cost containment is a continuous process. It should continue forever for good in the business. आपको कोशिश करते रहने चाहिए कि आपकी कॉस्ट कम लगे और उससे आप कॉस्ट सेविंग करें, क्योंकि कॉस्ट सेविंग ही आपको अल्टीमेट प्रॉफिट देगी, बिकॉज इट विल कीप यू इन कंपटीशन and it will keep you in the market also. लोग आपकी चीज खरीदेंगे भी, but always remember that you should not compromise the quality. Quality should not be compromised. Providing the same quality to decrease the cost. That is known as cost saving. That is known as cost reduction. That is known as cost containment. और ये सारा प्रोसीजर हम करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर, कि हम कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, हम एक अंदाजे से एक मटेरियल लेबर ओवरहेड की कॉस्ट असाइन करते हैं और हम कोशिश करते हैं उस टारगेट को अचीव करने की, हमारी कॉस्ट उतनी आए, फिर एक्चुअल से सर जी जी सर जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती है ये बजट कंट्रोल करती है ना हमारा? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। हम वेरिएंसेस फाइंड करते हैं और फिर वेरिएंसेस के जरिए हम कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, सर ऐसा भी हो सकता है कि हमने पहले गलत जो है ना उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट बनाई हो, जिस तरह मटेरियल है। अब देखें, पहले हमने 3 महीने पहले मीटिंग की थी, उसको मार्केट फिर उसमें महीना लग गया हमें, तो महीने बाद सर प्राइस फिर बढ़ गई। जिस तरह हम आप पाकिस्तान में देख लें, हर 2 दिन बाद प्राइस बढ़ जाती है। मुर्गी की देख लें आप। देखो बात सुनो, अभी तक जो हम असल में अकाउंटिंग के अंदर ना, अकाउंटिंग के अंदर हम बिजनेस को बीच में नहीं डाल सकते। होने को तो फिर कुछ भी हो सकता है, वो जो कुछ भी हो सकता है ना, वो बिजनेस में हम करते हैं कि ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। इधर तुमने न्यूमेरिकली सॉल्व करना है ना उसको, तो हम एक सेट पैटर्न पर एक एक सेट एनवायरनमेंट में चीजों को सॉल्व कर रहे हैं। ये बात हो रही है जब प्राइसेस चेंज नहीं हो रही हैं। अगर प्राइसेस चेंज होंगी फिर तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आप अप्लाई ही नहीं कर सकते भाई। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज बेसिकली कैलकुलेटेड फॉर ए पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पीरियड। उस टाइम पीरियड में हम ये अज्यूम करते हैं कि वो फिक्स रहेगी, उसके हिसाब से फिर हम अपनी स्टैंडर्ड कॉस्ट को कंपेयर करते हैं। ओके ओके सर जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम ये बात मेरे ख्याल आपको समझ आ गई है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को हम किस तरीके से हमने डील करना है, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को पढ़ने की रीजन जो है वो क्या है। अब वेरिएंस या स्टैंडर्ड कॉस्ट में डिफरेंस जो आता है वो किन चीजों से आता है? वो 2 चीजों से आता है। एक आता है प्राइस के डिफरेंस की वजह से, और एक आता है क्वांटिटी के डिफरेंस की वजह से। आपने एज्यूम किया कि आप 1000 केजी मटेरियल जो है वो इस्तेमाल करेंगे यूनिट्स बनाने पर, और 1 यूनिट पर मटेरियल कॉस्ट लगेगी 2, तो आपकी मटेरियल कॉस्ट कितनी लगनी चाहिए? 2000 की। ये बेसिकली प्राइस
प्राइस पर केजी है, प्राइस पर केजी है। तो 1000 केजी आप स्टैंडर्ड के हिसाब से 1 यूनिट जितने यूनिट आप बना रहे हैं, 500 यूनिट बना रहे हैं, जितने भी बना रहे हैं, उस पर 1000 केजी लगने चाहिए और प्राइस पर केजी जो है वो 2 है। अब हुआ क्या, आपके केजी लगे कितने, 1200, और प्राइस आपको मिली कितनी, 3। तो आपकी जो कॉस्ट आई मटेरियल की वो आई 3600। आपका वेरिएंस कितना आ गया या डिफरेंस कितना आ गया कॉस्ट का, 1600। अब ये 1600 है ना, मुझे बताओ ये फेवरेबल वेरिएंस है या एडवर्स है, हमें ये नुकसान हुआ है फायदा हुआ है? सर नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ है, जाहिर बात है, क्योंकि हमने जितने यूनिट्स बनाए थे उस पे 1000 केजी लगने चाहिए थे 2 रुपए के हिसाब से, 2 केजी, 2 प्राइस $2 पर केजी के हिसाब से। लेकिन एक तो ये कि जितने यूनिट्स हमने बनाए उस पर लग भी गए, ज्यादा केजीज लगे, यानी मटेरियल हैज बीन यूज्ड मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, व्हाट वी एक्सपेक्ट। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज्यादा मटेरियल हमने यूज कर लिया और प्राइस भी हमें महंगी पड़ी। तो हमारा 1600 का जो आया, उस 1600 वेरिएंस के अंदर 2 फैक्टर हैं, 2 फैक्टर से वेरिएंस आ रहा है ये। एक है प्राइस फैक्टर, क्योंकि प्राइस 1 रुपया महंगी मिली है हमें। एक है क्वांटिटी फैक्टर कि हमें 200 केजी ज्यादा इस्तेमाल हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वेरिएंस एनालिसिस में या एडवर्स या फेवरेबल डिफरेंस आने में स्टैंडर्ड में और एक्चुअल में, ये बेसिकली स्टैंडर्ड है ना, ये हमने स्टैंडर्ड सेट किया था, और ये क्या है जी, ये एक्चुअल है। तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल में वेरिएंस आने में जो 2 चीजें फर्क, 2 चीजें इंपैक्ट आता है जिनका, एक प्राइस का आता है और एक क्वांटिटी का आता है। तो 2 चीजों की वजह से डिफरेंस आता है और इन 2 चीजों के वेरिएंसेस को पढ़ने को ही हम कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक होगा जी, बात समझ आ गई? इसी को डिस्कस करना और इसी को कैलकुलेट करना, इसी को फाइंड करने को इस चैप्टर का नाम दिया हुआ है, विच इज नोन एज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो कि आपके पेपर में क्वेश्चन में आने हैं, वो हमें सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अगर अगर हमारा जो मटेरियल है वो ज्यादा मतलब कि उसको बनाते बनाते एक दो दफा खराब हो गया इस तरह वगैरह, तो उस वजह से भी लग गया ज्यादा, ऐसे हो सकता है? क्या कर दिया, सॉरी? सर ड्यूरिंग द प्रोडक्शन के एक आध दफा होता है ना आपकी कोई चीज खराब भी हो जाती है, जी जी, तो उसकी वजह से भी तो आपका ज्यादा केजेस लग सकते हैं, तो वो भी उसकी उसी के जिम्मे में आएगा। देखो हम ना असल में जब स्टैंडर्ड कॉस्ट असाइन करते हैं ना, किसी भी जैसे मटेरियल की स्टैंडर्ड कॉस्ट हमको असाइन करते हैं किसी यूनिट पर, किस पर कितना मटेरियल लगेगा, कितनी लेबर लगेगी, तो हम वेस्टेज, इनएफिशिएंसी, प्राइस, इन सब चीजों को कंसिडर करके एक टारगेट सेट करके प्राइस रखते हैं। समझ आई बात की? और हम ये अज्यूम करते हैं फिर कि ये प्राइस चेंज नहीं होगी, ऐसे एक खास स्पेसिफिक टाइम पीरियड में ये प्राइस चेंज नहीं होगी बल्कि सेम रहेगी। ओके, तो देखिए एडवांटेज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के क्या है जी। ओके सर। प्रोवाइड इंसेंटिव्स, द स्टैंडर्ड प्रोवाइड इंसेंटिव्स एंड मोटिवेट टू वर्क विद ग्रेटर एफर्ट। जारी बात है, इफ यू सेट ए टारगेट कि भाई इतनी कॉस्ट हमारी आनी चाहिए, खर्चा इतना आना चाहिए, और ये बेसिकली कॉस्ट रिडक्शन मेजर है, तो ये कॉस्टिंग के हवाले से बात करेगा सारी। ठीक है जी। तो दिस इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। अगर आप एम्प्लॉइज को अपने कहेंगे कि आपने इतनी कॉस्ट रखनी है, तो जारी बात है उनको आप इंसेंटिव भी देंगे, तो इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे जब आप उनको, तो वो मोटिवेट होंगे तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, वो ज्यादा एफर्ट करेंगे। फिक्सिंग प्राइसिंग एंड फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, अगर मुझे पता हो कि मेरा मटेरियल कितने का लगनी है, लेबर कितने की लगनी है, ओवरहेड कितने की लगनी है, तो मैं आराम से अपनी प्राइस सेट कर सकता हूँ। आई कैन सेट द प्राइस दैट व्हाट प्राइस शुड बी कोटेड टू द कस्टमर्स। तो फिक्सिंग प्राइसिंग एंड फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज के लिए भी यूज होता है। फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन व्हाइल एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स, हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट के तमाम हेड्स को आपस में कंबाइन करके स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा। ये नहीं कि हम खुद से रख देंगे मटेरियल इतने का होगा, लेबर इतने की होगी, नहीं, हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, परचेज डिपार्टमेंट से और सेल्स डिपार्टमेंट के साथ आपस में कोऑर्डिनेशन के बाद ही डिसाइड करना है। Thus, through the work of standard costing system, coordination of various functions is achieved. Facilitate delegation of authority. Delegation of authority का मतलब होता है fixing a responsibility towards a particular person, यानी assigning a responsibility towards a particular person। यार ये तुम्हारा काम है,
Now it is your responsibility to achieve the target. Once you assign it set standard cost to your production manager, then definitely that authority has been delegated to him. Now he will put his all efforts to achieve that target because he is responsible for that particular objective. Cost reduction ये तो बता ही दिया आपको मैंने. By fixing standards, certain inefficiencies are reduced, such as material wastage कम हो जाएगा, idle time, lost machine hours कम हो जाएंगे. क्योंकि जब आप खुद कोशिश करेंगे कि वक्त जाया ना हो, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड को अचीव करना है, आइडल टाइम वेस्ट ना हो, मशीन्स आर लॉस ना हो, तो आप डेफिनेटली काम करोगे. वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के लिए भी यूज होता है. आप अपनी इन्वेंट्री को स्टैंडर्ड कॉस्ट पे वैल्यू कर सकते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाता है कि आपकी वैल्यू कितनी, आपके स्टॉक आपके पास कितनी अमाउंट का पड़ा हुआ है. मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन ये कहती है कि जो वेरिएंस होते हैं, अच्छा इसमें सिर्फ हम उन वेरिएंस को नहीं देखते जो नेगेटिव है, ना 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 ना, यू विल आल्सो गो फॉर द पॉजिटिव वेरिएंस. भाई जो वेरिएंस पॉजिटिव आए हैं उसको भी आपको कंसीडर करना है कि अगर वो पॉजिटिव आए हैं तो क्या वजूहत हुई हैं. कहीं हमने आसान स्टैंडर्ड तो नहीं रख दिए, कहीं हमने लूज और इजी स्टैंडर्ड तो नहीं फिक्स किए हुए कि लोग आसानी से अचीव करते जा रहे हैं और हमारा हमेशा जो वेरिएंस है फेवरेबल ही आ रहा है. तो जो वेरिएंसेस भी आपके क्या कहते हैं अपनी स्टैंडर्ड से बियॉन्ड जाएंगे एक लिमिट के बाद, हम उस पर करेक्टिव एक्शन लेंगे. और दिस विल आल्सो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स. इकोनॉमिकल एंड सिंपल. स्टैंडर्ड कॉस्ट सिंप्लीफाइज द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक बिकॉज द स्टॉक इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट. मैंने आपको पहले बता दिया. अब इसके डिसएडवांटेजेस भी कहा है. अच्छा, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है वो हर बिजनेस के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है. जैसे सर्विस बिजनेस के लिए इतनी ऑपरेटिव नहीं होगी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. फिर ऐसा बिजनेस जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बनाता है, यानी प्रोडक्ट्स आप डिफरेंट बनते हैं तो हर यूनिट के ऊपर मटेरियल अलग अलग है, लेबर अलग लग रही है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट कैसे करेंगे आप? इट वोंट बी पॉसिबल टू सेट द स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर ए वेरिएशन ऑफ प्रोडक्ट्स, अदरवाइज इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव. तो सिस्टम में ना जैसे कि ओरिएंट एसी भी बनाता है, फ्रिज भी बनाता है, ओवन भी बनाता है. जी बिल्कुल नहीं, वो तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर सकते हैं यार. एक चाइना की, जैसे चाइना सेल मार्केट होती है, उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट नहीं हो सकती, ये बात है. बिकॉज यू आर गोइंग फॉर डिफरेंट आइटम्स. एसी एक पूरा एक लाइन ऑफ क्या कहते हैं उसे, एक स्ट्रीम, एक पूरी लाइन है जिस पर वो काम कर रहे हैं ना, उस लाइन की स्टैंडर्ड कॉस्ट बन सकती है. The staff may not be capable of operating the system. Obviously, your staff should be trained to handle the standard costing system. तो स्टाफ को ट्रेनिंग की जरूरत होनी चाहिए. A business may not be able to. तो कि नीचे तक एंड तक स्टाफ को पता होना चाहिए कि पैसे कैसे जो है ना वो यूटिलाइज, इस स्टैंडर्ड से बाहर नहीं निकलना. जी बिल्कुल, किस तरह से इसको हैंडल करना है. फिर ये कि in other words, a business may not revise standards to keep pace with the frequent changes in manufacturing conditions. ये अब आपकी बात आती है मिस्टर स्मार्ट कि आपको स्टैंडर्ड को हर साल रिवाइज करना पड़ेगा बिकॉज पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल कंडीशन, इन्फ्लेशन, ये सब चीजें, मैन्युफैक्चरिंग कंडीशंस बदलती रहती हैं, मशीन्स महंगी हो जाती हैं, रॉ मटेरियल महंगा हो जाता है. तो आप स्टैंडर्ड को अगर अप टू डेट नहीं रखेंगे तो वो स्टैंडर्ड बेकार है. इट विल नॉट गिव यू द रिजल्ट्स व्हाट यू रिक्वायर. तो आपको उनको बार बार चेंज करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा. इसीलिए इनएक्यूरेट और अनरिलायबल स्टैंडर्ड्स कॉज मिसलीडिंग रिजल्ट्स. अगर आपके स्टैंडर्ड्स अनएक्यूरेट हैं और रिलायबल नहीं है तो वो रिजल्ट्स भी उनके मिसलीडिंग आएंगे और आपको यूजर्स का कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा उसके ऊपर, लोग उसको पर एतमाद नहीं करेंगे. ऑपरेशन ऑफ द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम इज ए कॉस्टली अफेयर एंड स्मॉल फर्म्स कैन नॉट अफोर्ड इट. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भाई ये कॉस्टली अफेयर होता है. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है वो हर बिजनेस जो है वो उसे अफोर्ड ही नहीं करता, क्योंकि उसके लिए आपको पूरे एक अकाउंटिंग सिस्टम को डेवलप करना है और फिर लोगों को अवेयरनेस देनी है, ट्रेनिंग देनी है, which will be an expensive task. The standard costing is expensive and unsuitable in job order costing. Industries manufacturing non-standardized products. ये non-standardized products का मतलब यही होता है कि वो different types of products are manufactured. The revision of standard is very expensive. Standard को दोबारा बनाना expensive होता है because you need a proper market research and you need to revise the standard. सर ये 6th वाले पॉइंट की समझ नहीं आई. सिक्स वाला पॉइंट तो वही है कि जब आप जॉब ऑर्डर का मतलब होता है जिसमें आप एक डिफरेंट किस्म के यूनिट्स बना रहे हैं. मिसाल के तौर पे मैं फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, तो फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग में मैं चेयर भी बनाता हूँ, टेबल भी बनाता हूँ, बेड भी बनाता हूँ, सिटिंग टेबल भी बनाता हूँ, सोफे भी बनाता हूँ, उसके बाद मैं क्या कहते हैं उसे सोफा कम बेड भी बनाता हूँ, डाइनिंग चेयर्स भी बनाता हूँ. ठीक है जी. लैंप जो होते हैं जो वो भी बनाता हूँ. इन सब के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो एक्सपेंसिव हो जाएगी ना, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं. तो वो मैं
नॉन स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स है ना मेरा एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट तो है नहीं कि उस पर हर एक पर एक जैसा मटेरियल लगना है, एक जैसी लेबर लगनी है। तो इस वजह से फिर वो टेक्निक जो है वो एक्सपेंसिव हो जाती है। सर अच्छा, ये अगर आप सिर्फ चेयर्स बना रहे होते तो फिर आप स्टैंडर्डाइज कर सकते थे। यार मैं कर सकता था जी, बताएं। सर ये अनएक्यूरेट होता है मेथड या अनरिलायबल होता है? सारे थोड़ी अनएक्यूरेट होते हैं। अनरिलायबल अनएक्यूरेट तब होगा जब आपने स्टैंडर्ड प्रॉपर नहीं डेवलप किए हुए, तो आपको रिजल्ट्स मिसलीडिंग देंगे ना। फिर आपके रिजल्ट्स सर उसने यहाँ पे ये क्यों लिखा हुआ है कि अनरिलायबल है ये? कहाँ लिखा हुआ है? उसने कहा है इनएक्यूरेट, इनएक्यूरेट Report. रिलायबल। अगर इनएक्यूरेट और अनरिलायबल स्टैंडर्ड होंगे, अगर एक्यूरेट बनाओगे ही नहीं आप, तो उसके रिजल्ट भी ठीक नहीं आएंगे। ये बात हो रही है। ये तो वो वाली बात है कि इफ आई विल नॉट टीच यू प्रॉपरली, यू वोंट बी एबल टू गेट गुड रिजल्ट। इट्स सिंपल। नहीं सर, हमारा भी तो उसमें एक्शन होना चाहिए ना। हम क्लास में आएंगे तो फिर आप टीच करते रहे तो फिर हम आएंगे ना तो फिर। हाँ, लेकिन मैं बात एक बता रहा हूँ किस तरीके से हम उसको चलते हैं। अच्छा जी, आगे नेक्स्ट देखते हैं जी। हम आगे चलते हैं। देखिए जी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मैंने आपको बताया था कि दो किस्म के वेरिएंसेस की वजह से वेरिएंस आता है। एक आता है जी प्राइस वेरिएंस की वजह से, और दूसरा क्वांटिटी। दूसरा क्वांटिटी की वजह से। तो ये हम ये कहते हैं जी, हमारी ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, यानी इतना लगना चाहिए था। ये हमारी एक्चुअल क्वांटिटी। इधर हम रख लेते हैं ये स्टैंडर्ड प्राइस है और ये हमारी एक्चुअल प्राइस है। सर बात सुने, जी, सर हम तो 2 दिन पहले बजटिंग कर रहे थे, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहाँ से आ गया? बजटिंग मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा उसका समझाया। छोटा भाई है। बजटिंग मैंने समझाया था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तक ले जाने के लिए बेसिकली आपको, क्योंकि बजटिंग इज रादर एन इजी टॉपिक अलोंग विद एबीसी। तो मैंने कहा पहले वो टॉपिक्स करने जरा टफ हैं। इसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है या इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है, मैंने कहा यार पहले मैं ये करवा। बजटिंग की बस सिर्फ थ्योरी है ना, उसके वो क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं नहीं, क्वेश्चन है ऐसी क्वेश्चन है ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें आपने सर बजट। मेरी बात सुनो, आप एएस में पढ़ा रहे हैं एब्जॉर्प्शन ना? जी जी, ओके ओके ओके। एब्जॉर्प्शन हमने काफी पढ़ ली है। एब्जॉर्प्शन की तो अब हम जो है, सर हादी क्लास में नहीं है, हादी ने बस एएस दी है। यानी फिर नहीं क्लास में भी आया था फिर निकल गए। यार सर मैं ये बहुत क्लास में हूँ, तुम्हें क्या टेंशन है? बस इधर ही आते हैं बैठा बस हुआ हूँ। चला जाता है 2 मिनट सर बाद। क्लास में है सर, उसने अपना नाम ऊंचा कूची रखा हुआ है। यही इतना है बोलो वो कि तो बेचारा। हादी नहीं है, ऊंचा हादी ऊंची नहीं है, इटाची ऊंची है यार। इटाची पागल उचीचिया। होकर इतना इटाची अजीब नाम वाला। ले रही है। इटाची उची मेरे चाइनीज खाना खा। वो सारे इटाची जापानीज नेम है, उचीहा सर, चाइनीज कहाँ इटाची से लग उचीहा। रहा है? ये सर ये एनिमी नेम है। इटाची ऊंची। सर ये यार एनिमी नेम आपने है सर, कभी ये नारुतो एनिमे नहीं बहुत ज्यादा देखा तुम देखता है। लोगों ने यार? ये क्या एनिमे बहुत बॉम्बे ज्यादा लोग देखता हो है सर। इसको मना करें सर, इसको मना करें। एनिमे बहुत ज्यादा देखता है ये। नरूटो, भैया। आपको क्या नरूको, मसला है? नरूटो उजाकी, वो नारुतो उजुमाकी है। देखो भाई, ये उजुमाकी। पर्सनल लाइफ है, जो वो जो मर्जी देखे। हाँ, मैं जो मर्जी नहीं तो अपना देखूं। नाम तो इटाची उजुकिया ना रखे। अच्छा यार अच्छा, यार तू जो क्या नहीं मर्जी है, वो रखे, वो छोटी क्लास ले रहा है, ये मैटर करता है कि क्या नाम आपको रखे, वो मैटर करता है। चुप कर जाओ, पढ़ाने दो। हाँ जी। अच्छा जी, एक्चुअल क्वांटिटी को हम सबसे पहले मिला देंगे किससे? एक्चुअल प्राइस के साथ। और फिर एक्चुअल क्वांटिटी को हम मिला देंगे किससे? स्टैंडर्ड प्राइस के साथ। यानी कि एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस एंड देन अगेन एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो ये जो इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा, ये क्या कहलाएगा? ये फर्क आएगा किसकी वजह से? प्राइस वेरिएंस की वजह से। प्राइस के डिफरेंस की वजह से ये वेरिएंस आ रहा है। और वो वेरिएंस क्या होगा? सर आप स्टैंडर्ड प्राइस को स्टैंडर्ड क्वांटिटी से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे? स्टैंडर्ड प्राइस को स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या कह रहा है यार? एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। इसमें जो डिफरेंस आएगा वो आएगा। अब दूसरा आपका आता है जी, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस और स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है जी। तो ये जो डिफरेंस हमारा क्रिएट हो रहा है, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस और स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है जी। ये जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ये हमारा कहलाता है क्वांटिटी वेरिएंस। यानी ये हिस्सा जो है ये प्राइस वेरिएंस है और ये जो हिस्सा है ये क्वांटिटी वेरिएंस है आपका।
यार क्या कर रहे हो, आदि ना कर, ठीक है जी। ये सारा आप वेरिएंस बेसिकली कंसिडर कर रहा है कि ये प्राइस और क्वांटिटी वेरिएंस आपका क्रिएट हो रहा है इस तरीके से। दोबारा देखें, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो ये जो हिस्सा है ये प्राइस वेरिएंस की वजह से क्रिएट हो रहा है। फिर एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस और स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ये हिस्सा क्वांटिटी वेरिएंस की वजह से क्रिएट हो रहा है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि ये प्राइस वेरिएंस किस वजह से आ रहा है, क्योंकि आपकी एक्चुअल प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस से ज्यादा है तो प्राइस वेरिएंस आ रहा है। आपका क्वांटिटी वेरिएंस क्यों आ रहा है? सर एक दफा फिर रिपीट कीजिएगा सर। एक्चुअल क्वांटिटी आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी से ज्यादा है, कम भी हो सकती है, लेकिन वेरिएंस की वजह बता रहा हूं, ये इसकी वजह से आ रहा है और ये प्राइस की वजह से आ रहा है। ठीक है जी, देखिए। सर कैन यू प्लीज रिपीट? हाँ जी, रिपीट मैं बता रहा हूँ, मैंने वैसे अब तकरीबन सॉल्व करके तो अब दोबारा सॉल्व तो नहीं कर सकता, रिपीट कर सकता हूँ। देखो, एक्चुअल क्वांटिटी को मैंने पहले मिलाया किससे? एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल प्राइस के साथ, ठीक है, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस से मिला दिया। अब एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल इनटू एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ये जो डिफरेंस आ रहा है ये प्राइस की वजह से आ रहा है ना, प्राइस के गैप की वजह से आ रहा है। तो ये दिस इज नोन एज प्राइस वेरिएंस। और जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी में फर्क आ रहा है, यानी एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ये जो फर्क आ रहा है ये वाला, ये क्वांटिटी वेरिएंस है, और ये जो फर्क आ रहा है ये प्राइस वेरिएंस है आपका। ये मैंने समझाया है। सर ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस है जी जी और एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस है, जी जी, ये हमें वो दे रहा है ना, क्वांटिटी दे रहा है। क्वांटिटी दे रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें फर्क किसका आ रहा है? क्वांटिटी का। इसमें फर्क किसका आ रहा है? प्राइस का। प्राइस का। बस इसी बेसिस पर हम अच्छा सारे फार्मूले इसी बेसिस पर डेवलप होंगे। तो सबसे पहले जो हमारा अच्छा, फॉर्मूला हम खुद ही डेवलप करेंगे? मैं अभी करने लगा हूं ना। सबसे पहले जो हमारा फार्मूला बनेगा वो हमारा आता है जी, क्योंकि मैं आपके सामने, एक सेकेंड यार, ये पेंट शॉप, सबसे पहले आपके आते हैं जी सेल्स वेरिएंसेस। वो तो आपको पता चल गया ना, वेरिएंस किस 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 वजह से वेरिएंस आते हैं, बताएं। स्टैंडर्ड और क्वांटिटी की वजह से, में वेरिएंस किस वजह से आते हैं? प्राइस की वजह से और क्वांटिटी की वजह से। सेल्स वेरिएंसेस जो हैं वो दो किस्म के होंगे। अच्छा कोई बात नहीं, सर ट्रायंगल कुछ अजीब ही लग रहा है मुझे। बना नहीं, सेल्स वेरिएंस दो किस्म के होंगे, कोई बात नहीं। नंबर 1 आपका आता है जी, इसे हम कहते हैं सेल्स प्राइस वेरिएंस, और नंबर 2 जो वेरिएंस आएगा वो क्या आएगा जी हमारा? सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, जो कि वॉल्यूम की वजह से आएगा। ओके हो गया जी। अब सेल्स प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? सर क्वांटिटी नहीं करेंगे? यार वॉल्यूम और क्वांटिटी एक ही होता है ना, लेकिन हम सेल्स प्राइस में सेल्स वॉल्यूम में लेते हैं, ये बस तरीका है, इसको यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा जी? एक्चुअल यूनिट्स या क्वांटिटी, यूनिट्स कह लें, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस AP, एंड अगेन एक्चुअल यूनिट्स इनटू SP, स्टैंडर्ड प्राइस। भाईजान हमने बनाने थे एक्चुअल तौर पे, हमने यूनिट्स कितने बनाने थे? 2000 यूनिट्स बनाने थे, और एक यूनिट की जो सेल प्राइस थी, एक्चुअल प्राइस हमें कितनी आई? हमने कितने के बनाए? 20 के। तो हमारे पास टोटल सेल्स कितनी आ गई? 40,000। यूनिट्स तो हमने एक्चुअली रखे 2000, लेकिन आपको स्टैंडर्ड के हिसाब से एक यूनिट कितने का बेचना चाहिए था? बेचा आपने 20 का है, बेचना आपको कितने का चाहिए था? 18 का। तो आपकी स्टैंडर्ड जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी आ जाएगी? 36,000। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका जो वेरिएंस आएगा वो फेवरेबल आएगा या अनफेवरेबल आएगा?
सर फेवरेबल आएगा ना? जी भाई, तो ये पॉजिटिव में आ रहा है आपका आंसर। आप 40,000 माइनस 36,000, तो ये 4,000 आपका आ जाएगा फेवरेबल वेरिएंस। सर वो कैसे? इसलिए मिस जैनब एंड आदि कि आपने 2,000 यूनिट बेचे एक्चुअली, और आपने 1 यूनिट 20 का बेच दिया, जबकि आपने बजट बनाया था स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको बेचना चाहिए था 18 का, आपने तो बेच दिया 20 का। आपने 2 रुपए महंगा बेच दिया, तो आपको 2 रुपए की वजह से आपका वेरिएंस 4,000 पे आया, जो फेवरेबल वेरिएंस है आपका। इसी तरह दूसरा जो वेरिएंस है जिसे हम कहते हैं सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, वो फर्क किसकी वजह से आएगा? वॉल्यूम की वजह से। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? पहले फार्मूले का जो सेकंड पार्ट है वो एज इट इज आप उठा लेंगे। पहले फार्मूले का सेकंड पार्ट एज इट इज उठा लेंगे, एक्चुअल यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस एसपी एंड स्टैंडर्ड यूनिट्स स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल यूनिट्स आपने कितने बनाने थे? आपको पता है आपने 2,000 यूनिट्स बनाने थे, क्योंकि वॉल्यूम वेरिएंस फर्क किसकी वजह से आएगा? क्वांटिटी की वजह से, वॉल्यूम की वजह से 2,000 यूनिट बनाने थे, और आपको स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना खर्चा करना चाहिए था? 18। तो ये कितना आना चाहिए था आपका? 36,000। लेकिन आपने स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको कितने यूनिट्स बनाने का आपको कहा गया था कि आप कितने यूनिट्स बनाएंगे? 1900, और उस पर कॉस्ट कितनी लगनी चाहिए थी आपकी? 18। इसको मल्टीप्लाई करें कितना आता है जी? ये आपका आ जाएगा 34,200। तो आपका 34,200 आना चाहिए था अमाउंट वॉल्यूम वेरिएंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आपकी अमाउंट जो है वो निकल रही है 34,200। और अगेन आपका वेरिएंस क्या आ रहा है? ये फेवरेबल आ रहा है। क्यों सर? क्योंकि आपने जितने यूनिट्स बनाने का सोचा था आपने उससे ज्यादा यूनिट्स बना लिए, 1800 यूनिट्स ज्यादा बना लिए। तो एक डिफरेंस आपका आता है प्राइस की वजह से, क्योंकि जितना की प्राइस का बेचना था उससे 2 रुपए ज्यादा महंगा बेचा। दूसरा क्वांटिटी का, कितने यूनिट्स बेचने थे? 1900, बेचे कितने? 2,000। आपने 100 यूनिट ज्यादा बेच दिए, वो भी ये आपका वेरिएंस फेवरेबल आ रहा है 1800 से। तो ये भी फेवरेबल वेरिएंस आपका आ जाएगा। बस फिलहाल आपने यही दो याद करने हैं। यहाँ तक कोई मसला है तो मुझसे पूछ लें, इससे फिर हम आगे नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। एनी प्रॉब्लम? सेल्स वेरिएंस सर ये स्टैंडर्ड यूनिट प्राइस वेरिएंस, जिसमें फर्क आता है एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस का, यूनिट्स एक्चुअली लेने। दूसरा सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, इसमें एक्चुअल और स्टैंडर्ड यूनिट्स का फर्क आता है, प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस ही लेनी है आपने। केस में स्टैंडर्ड यूनिट्स को आप बजटेड यूनिट्स कह सकते हैं। जी बताएं जी, टाइम खत्म हो गया जी। सर ये जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं जल्दी बोलो, टाइम खत्म हो गया है। सर, दोबारा नहीं आ सकते? यार बोलो जल्दी।